हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और प्रेशर। अब हम पढ़ने वाले हैं आज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब आपको लग रहा होगा कि यार गैस भी लिक्विड में डिजोल्व होती है। तो हाँ जी होती है। आपने सबने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, सोडा वाटर सबने पिया हुआ है। तो उसमें क्या होती है, उसमें आपको पता होगा जैसे ही आप एकदम बोतल को खोलते हो तो आपको बबल्स दिखते हैं। वो बबल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो वो गैस किस में डिजोल्व थी? हमारे लिक्विड में। ठीक है। या फिर आप दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन से ही तो ब्रीथ कर पाते हैं। अगर पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होती, जितने एक्सटेंट पे होनी चाहिए, मतलब कम होती है लेकिन होती है। ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो जो एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। वो हमेशा उनको ब्रीथ करने के लिए कहाँ ऊपर आना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो भी लिक्विड में डिजोल्व हो सकती है। ठीक है। अब मैंने यहाँ कुछ गैसेस लिखी हुई हैं, तो ऐसा कुछ ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, हीलियम, ये कुछ गैसेस होती हैं, वो पानी में ना बहुत कम डिजोल्व होती हैं। डिजोल्व इन वाटर वो स्मॉल एक्सटेंट, कम एक्सटेंट तक बहुत कम डिजोल्व होती है। मतलब जैसे मैं एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रही थी ना, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीथिंग के लिए उतनी ज्यादा नहीं चाहिए ऑक्सीजन जितनी हम लोगों को चाहिए। तभी अगर हम लोग स्विमिंग करने जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन वहां पर पानी में नहीं मिलती, क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी जितनी अमाउंट में हमें चाहिए उतनी ज्यादा वहां पर नहीं है। ठीक है। ये जो गैसेस होती है, अमोनिया, ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। ऐसा क्यों होता है? मतलब इन जनरली हम बोल देते हैं कि ऐसी गैसेस जो पानी के साथ रिएक्शन कर जाएंगी, कुछ केमिकल रिएक्शन, वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अमोनिया की अगर मैं बात करती हूँ, अमोनिया को आप पानी में अगर डालते हो तो क्या बन जाता है? NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जैसे SO2 है, SO2 पानी से कंबाइन करके क्या बन जाता है? H2SO3। H2SO3 बनेगा, फिर फर्दर बाद में बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्योंकि ये गैसेस जो है वो पानी से रिएक्ट करके क्या बना लेती है? रिएक्शन कर लेती है, इसीलिए वो ज्यादा उसमें सॉल्युबल है। ठीक है। तो बस इससे रिलेटेड आपको इतना ही चाहिए था कि जो नेचर ऑफ गैस, बाकी तो वही सॉल्युबल हमेशा पोलर में, नॉन पोलर में वो हमेशा फॉलो होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट होगा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे? ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारी जब सॉल्युबल हम गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक अब व्हेन गैसेस आर मिक्स्ड इन अ लिक्विड या इन लिक्विड्स। ठीक है। गैसेस को जब आप लिक्विड्स में डालते हो तो जो रिएक्शन होती है वो प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक में क्या होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जब आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाने वाले हो तो आपको हीट रिलीज होने वाली है, सोल्यूशन तो बनेगा, साथ में क्या होगा? हीट रिलीज होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बढ़ाया था। तो यहाँ पर तो ली चार्लिया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होती है? टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। उल्टा चलेगा बस। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आएगा। आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था। नेक्स्ट आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट है गैसेस के केसेस में। आपको पता है जो हमारी गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है। क्योंकि हमारी गैसेस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो प्रेशर के चेंज होने पे उनपे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। अब जो मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपको पता है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing
इंक्रीजिंग प्रेशर, जो हमारी सॉलिबिलिटी होती है वो बढ़ती है, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेनरीज लॉ, तो हेनरीज जो साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था और उन्होंने बताया था सॉलिबिलिटी का रिलेशन विद प्रेशर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैंने कुछ मास ऑफ गैस को डिसॉल्व किया है कोई यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पे, तो जो वो मास होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने वाला है किसके, प्रेशर ऑफ गैस। मतलब कितना अमाउंट ऑफ गैस किसी भी सॉल्वेंट पे डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किस पे, उसके प्रेशर पे। तो ये उसका टर्म है कि मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जितनी गैस डिसॉल्व हो रही है सॉल्वेंट में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि एक टाइम में आप एक ही चेंज करोगे, या तो प्रेशर या फिर टेम्परेचर, तब क्या होगा, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी। ठीक है, के हमारे लिए क्या हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो बढ़ ही रहा है, तो हमारे लिए सब उसी के अंदर चल रहा है। कि हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के डिपेंड किस पे करता है, पहले तो अच्छा देख लो, यूनिट ऑफ के। के का यूनिट क्या होता है, के का यूनिट अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये क्या है, मास, ये क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो के का यूनिट क्या आएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो, के इज इक्वल टू एम बाय पी। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम या फिर केजी, प्रेशर का यूनिट होता है बार या फिर एटीएम, कुछ भी जो प्रेशर का यूनिट होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपका के का यूनिट है। ठीक है, अब के किस पर डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, वही जो हमने पढ़ा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट, या नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, गैस, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब के अलग अलग अगर आप चेंज करते जाओगे सिस्टम को, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को, तो हमारी के की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कोई फिक्स नहीं है। दूसरा आप लिख सकते हो टेम्परेचर। ठीक है, तो के इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, ये फॉर्मूला सिर्फ जो स्टार्टिंग इन्होंने दिया था वो है। फिर जब बात हुई किसकी, डाल्टन्स लॉ की, अब आपको याद होगा, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, डाल्टन ने कहा था कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेरा हेनरी लॉ था वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया था, और मॉडिफाई होके जो आया था वो हमें याद करना है। डाल्टन ने क्या कहा था, ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एक्स नहीं, वो काई है एक्शन में, तो ये क्या है, काई मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is directly proportional to its mole fraction, proportional to its mole fraction। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा कि जो डाल्टन ने क्या कहा था, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, X की जो X हमने इसको काई है, एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन के क्या, देखो हमें सॉल्युबिलिटी किसी कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में करना है। अभी हम क्या कर रहे थे,
मोल्स में, सॉरी अभी हमने क्या किया था, ग्राम्स में किया था, अब हमने क्या किया मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो सॉलिबिलिटी हमारे लिए अब क्या रिप्रेजेंट करेगी, मोल फ्रैक्शन। तो इसमें मैं बोल सकती हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू KH इंटू काई। काई होगा, X गलती से बोल रही हूँ मैं, काई होगा, वो काई इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। काई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और KH क्या होगा, ये होगा हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा आपको पता है, यूनिट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका यूनिट क्या होगा, KH हैज सेम यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो जो KH का यूनिट होने वाला है वो क्या होगा, वही यूनिट होगा जो प्रेशर का यूनिट होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। हेनरी लॉ क्या कहता था, प्रेशर बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, या रिवर्स भी बोल सकते हो, प्रेशर बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ती है। मतलब अगर किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी आपको बढ़ानी है तो आप उसका प्रेशर बढ़ा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतना समझ में आया आपको, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हेनरी लॉ ने सिर्फ इतना कहा था, हेनरी ने बोला था कि प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन पे। अगर मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊंगी तो प्रेशर बढ़ेगा। दूसरे टर्म्स में समझ सकते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे क्योंकि हम सॉलिबिलिटी मेजर कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम एक बार भी देख लेंगे। पहले हम बस एक बार एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या, कहाँ कहाँ वो काम आता है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन है, अच्छा अब आपको पता होगा, सबने कोल्ड ड्रिंक देखी है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, कुछ भी, अब सबको पता है कि वो कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक को सील क्यों किया जाता है, जिसका ढक्कन होता है वो इतना टाइट क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जो कार्बन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी हम सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम जो बोतल होती है उसको हाई प्रेशर पे सील कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी, आपसे पूछ लेते हैं एप्लीकेशन, तो इसलिए आपको आना चाहिए। टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 in aerated drinks like soda water or cold drinks etc. The bottle is sealed under high pressure. The bottle is sealed under high pressure. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है पहला हेनरी लॉ का। अब सेकेंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है कि अगर आप जब हाइट पे जाते हो, हाइट पे जा रहे हैं हम ऊपर, जैसे माउंटेनियर्स होते हैं, अगर वो हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने पे क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है मतलब सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब जैसे कोई माउंटेनियर ऊपर गया तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हमेशा जाता है। स्टिल क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो हाइट के साथ साथ प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो जो ऑक्सीजन गैस जो सिलेंडर है जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है, उस ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिसकी वजह से कंडीशन फेस करनी पड़ती है हम लोगों को, उस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया इज दैट कंडीशन, मतलब जिसमें जो ब्रीदिंग इश्यूज आने लगते हैं,
क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, कम, तो उसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन है किसका, हेनरी लॉ का, क्योंकि जैसे ही मैंने प्रेशर कम किया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी हमारी बॉडी में, कम होगी। ठीक है, तो एट हाई एल्टीट्यूड्स pressure decreases. So, the solubility of oxygen in our blood also decreases. This gives rise to a condition known as anorexia. You should remember the name. ये ठीक है, कभी कभी एप्लीकेशन में लिखने आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड एप्लीकेशन भी इजी सा है, आपने सुना होगा, जो सी डाइवर्स होते हैं। ठीक है, वो डाइवर्स होते हैं, वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन, उसमें और भी गैसेज होती हैं। क्योंकि जैसे तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आप पानी के अंदर जा रहे हो, पानी के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से पानी का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा होता है। तो जैसे आप पानी के अंदर गए, आपके आसपास का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे प्रेशर बढ़ा तो जो गैसेज हैं जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, उनकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ गई। अब जैसे आप गए अंदर, तो जब कंप्रेस होती है ना गैस, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में सॉल्युबल होने लगती है। अब जैसे ही आप गए अंदर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब सॉल्युबल हो गई, क्योंकि आपकी बॉडी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में बढ़ गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो हो गया, डाइविंग वाइविंग करके मस्त घूम घाम के आ गए। जैसे ऊपर आए, जैसे ही आप ऊपर आओगे, ऊपर आने के बाद प्रेशर फिर से रिलीज हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो जो सॉलिबिलिटी है गैसेस की, जो गैसेस पहले हमारी ब्लड वेसल्स में सॉल्युबल हो गई थी, अब वो डिसॉल्व हो गई थी, अब वो बाहर आने की कोशिश करेंगी। तो जो नाइट्रोजन गैस है वो एकदम से बाहर आने की कोशिश करती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बेंड्स बन जाता है। ठीक है, बेंड्स मतलब जैसे एकदम बबल आने की कोशिश करेगी कि तो कुछ बीच में ब्रेकेज से आ जाता है। ठीक है, कुछ ब्लॉक आ जाता है, उसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है बेंड्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ज्यादा टाइम तक अगर उसको चलता रहा तो इंसान की इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन था किसका, हेनरी लॉ का। इससे बचने के लिए क्या करते हैं आजकल, जो सी डाइवर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भी डाल दिया जाता है। अब हीलियम क्या है, लाइट गैस है, और हीलियम की सॉलिबिलिटी हमारी ब्लड में कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से कम है, ताकि जो ये बेंड्स वाली कंडीशन है वो डेवलप ना हो। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, अंडर वाटर प्रेशर gases increases as a result, आपको पता है as a result solubility भी क्या हो जाती है, solubility of gases like nitrogen, oxygen also increases as the C divers come to surface, pressure is released, या pressure decreases, pressure decrease होगा तो क्या होगा, the extra gas comes out in the form of bubbles. This creates ends which are ठीक है, तो ये इतना लिखने कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर लिखने आ गया सीबीएसई में, बोर्ड्स में आपको, तो आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट में बेंड्स कंडीशन क्या होती है, या प्रेशर कम होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है। ये 2-3 एप्लीकेशन थे, आप देख लेना इसको।
इसके बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने वाली हूँ, किसका, हेनरी लॉ का, ठीक है। तो अब लास्ट में मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ा दिया था। हेनरी लॉ का हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ। तो देखो क्या दिया हुआ है हेनरी लॉ का, था क्या, देखो एक बार, P इज इक्वल टू के एच इंटू क्या था, मोल फ्रैक्शन, है ना, ये था। अब आपको क्या दिया हुआ है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इन वाटर इज, आपको के एच की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दी हुई है, कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁴. इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, आपको दिया हुआ है P, ऑक्सीजन इज 0.5 atm, सॉरी 0.2 atm. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन वाटर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. मैंने आपको बोला था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किस में दे दिया, मोल फ्रैक्शन में. जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम किसको लेते हैं, मोलैरिटी. अगर ये मेंशन नहीं करते तो हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी. तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, तो P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन. P कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴. ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन होगा 0.2/4 इंटू 10⁻⁴. ठीक है, तो ये होगा, आपको सॉल्व करना आता है, ये हो जाएगा, इससे यहाँ हटाएंगे तो यहाँ एक 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁵. फाइनल हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻. ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन. आप देखिए मोल फ्रैक्शन कितना कम आ रहा है, मतलब बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो सॉलिबिलिटी जो ऑक्सीजन की होती है वो बहुत ही कम होती है, तभी पानी में देखो इतना कम डिसॉल्व हो रहा है. ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, nitrogen is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter? वॉल्यूम कुछ आपको दिया है 1 लीटर. इफ नाइट्रोजन है तो प्रेशर ऑफ, नाइट्रोजन का प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, और KH की वैल्यू आपको दी हुई है 80 K बार. ठीक है, K बार मतलब 80 किलो बार. आपसे पूछा है मिलीमोल्स, मतलब मिलीमोल्स मतलब मोल्स पूछा है, वो भी मिली में, 10⁻⁻³ में. ठीक है, तो बस फॉर्मूला यही लगेगा, P इज इक्वल टू के एच इंटू काई. काई क्या आ जाएगा यहाँ से, P1/, किलो बार है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻³ बार, क्योंकि 1 किलो में क्या होता है 1000, तो इसलिए आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³. यूनिट कुछ नहीं आएगा, बार से बार कैंसिल हो जाएगा. ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है आपको मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर हमें निकालना है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर. वाटर दिया है ना, W लिखते हैं, 1 लीटर वाटर दिया हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर दी हुई है, आपको 1 लीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं पता हमें, सिर्फ ये पता है 1/80 इंटू 10⁻³ प्लस 3 की वैल्यू होगी n/2 प्लस. ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं. देखो 2 तरीके हैं. एक काम तो आप ये कर सकते हो, आपको ये निकालना है. अब आपको ये पता है कि इस टर्म की वैल्यू आप देख लो कितनी ज्यादा है, मतलब पानी की कंपैरिजन में इसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है. पानी की कंपैरिजन में इसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको नेग्लेक्ट कर देती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ इज इक्वल टू n इंटू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, अब आपको वॉल्यूम क्या दी हुई है, 1 लीटर. अब इसको ऐसे समझो आप, 1 लीटर ऑफ वाटर. वाटर कितना दिया हुआ है आपको, वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 ml. आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, क्योंकि हमें नहीं पता कि पानी कितना अवेलेबल है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना. मास आपको निकालना है. मास आपको क्यों निकालना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स वाटर की कितने हैं, तो आपको निकालना ही है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी 1 होती है 1 ग्राम पर ml
मास इज इक्वल टू आपको निकालना, वॉल्यूम कितनी दी हुई है आपको 1000 ml। तो यहाँ से मास आ जाएगा, ml से ml कैंसिल, तो जो वाटर का मास आ जाएगा WA विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ अगर मैं रखती हूँ WA भी, यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ W भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो आपको निकालना है NN2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमेशा 1000/18। अब आपको NN2 आप कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको, NW डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, तो आएगा 1000/18, ऊपर जा रहा है ना तो मल्टीप्लाई में पहुंचे इंटू 80 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये 1000 से 1000 कैंसिल, इसको कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1000 से 1000 कैंसिल, क्या बचेगा 1/18 इंटू 80। ये किस में आएगा, ये मोल्स है, मिली मोल्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू सेम आप इसको कैलकुलेट कर लेना 18 इंटू 80 मिली मोल्स है। अब मोल्स में अगर ये आंसर आ रहा है तो मिली मोल्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000, तो फाइनली आ जाएगा 1000 मोल की वैल्यू ज्यादा आएगी ना मिली मोल्स में, मोल्स में अगर कम है तो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा फाइनली आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो हेनरी लॉ से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कभी मोल्स निकालना होता है, कभी मोल फ्रैक्शन की जगह वो मोलैरिटी निकालने दे देंगे। तो इसी डेटा को यूज करके, मोल फ्रैक्शन सबको यूज करके आप जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आप निकाल सकते हो। ध्यान एक चीज रखनी है, यहाँ पर इसकी कंपैरिजन में जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत कम होता है, तो कई बार हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। थैंक यू।